निबंधमाला डिक्टेशन नंबर 7 स्पीड 100 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड्स में। डिक्टेशन स्टार्ट। प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकारें भी इस मुहिम में योगदान दे रही हैं। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली समेत कई राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने एक बार प्रयोग की जाने वाली प्लास्टिक के प्रयोग पर रोक लगा दी है और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ भारी जुर्माने का प्रावधान किया है। पैरा। प्लास्टिक कचरे की समस्या को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में यूरोपीय संघ ने वर्ष 2021 तक सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है। साथ ही कचरे के निस्तारण से जुड़े कई अंतर्राष्ट्रीय समझौतों जैसे बेसल कन्वेंशन आदि को लागू किया गया है। हाल ही में यूरोपीय संसद ने समुद्र तटों को प्रदूषित करने वाले महासागरों और समुद्रों में उपस्थित एकल उपयोग वाले प्लास्टिक कचरों जैसे कटलरी, स्ट्रॉ, कपास की कलियां आदि पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए सरकार ने G20 समिट के पर्यावरण और ऊर्जा मंत्रियों को केरुजावा में एक सम्मेलन में आमंत्रित किया, जिसमें समुद्री प्लास्टिक कचरे को निपटाने हेतु आपसी सहमति बनी। पैरा। ध्यातव्य है कि मई 2018 में यूरोपीय संघ द्वारा समुद्री जीवन की रक्षा में मदद करने के लिए एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव लाया गया था। यूरोपीय संघ का मानना है कि प्लास्टिक कचरा निर्विवाद रूप से एक बड़ा मुद्दा है और इस समस्या से निपटने के लिए यूरोपीय लोगों को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। पैरा। चीन का वाणिज्यिक केंद्र शंघाई खान पान सेवाओं में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उपयोग को धीरे धीरे प्रतिबंधित कर रहा है, जबकि द्वीपीय प्रांत हैनान ने वर्ष 2025 तक एकल उपयोग प्लास्टिक को पूर्णतया समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। विश्व में कई ऐसे देश या राज्य हैं जहां वन टाइम यूज़ प्लास्टिक को लेकर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जा रही है। पैरा। प्लास्टिक कचरे के खिलाफ आंदोलन में मल्टीलेयर पैकेजिंग, ब्रेड बैग, फूड रैप और प्रोडक्टिविटी पैकेजिंग जैसे एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उपभोग में कमी को प्राथमिकता देने के साथ प्लेटों, कटलरी और कपों के लिए प्रमाणित जैव निम्नीकृत पदार्थों के विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। पैरा। ध्यातव्य है कि भारत में पैकेजिंग बाजार वर्ष 2015 के 31 बिलियन की तुलना में बढ़कर वर्ष 2020 तक 72.6 बिलियन पहुंचने का अनुमान है। अतः उत्पादकों पर सभी प्रकार के प्लास्टिक के संग्रह, पुनर्चक्रण और प्रसंस्करण को कारगर बनाने के लिए दबाव बढ़ाने की आवश्यकता है। पैरा। भारत में ई-कॉमर्स की बढ़ती खरीदारी के साथ प्लास्टिक का उपयोग काफ़ी बढ़ गया है। इन कंपनियों को प्लास्टिक पैकेजिंग पर वापस कटौती करने की आवश्यकता है, जो कि भारत की वार्षिक प्लास्टिक खपत का 40% तक पहुंच गई है। इस संबंध में अमेजन इंक का जून 2020 तक अपनी पैकेजिंग में सभी एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को बदलने के लिए पेपर कुशन के
साथ एक स्वागत योग्य कदम है। पैरा भारत में मजबूत परीक्षण और प्रमाणन एजेंसियों की अनुपस्थिति में उत्पादकों द्वारा किए गए दावों को सत्यापित करने के लिए नकली बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल प्लास्टिक बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। अतः इसके लिए ऐसी प्रयोगशालाओं और एजेंसियों की तत्काल ज़रूरत है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन PWM नियम 2016 की अधिसूचना और 2 वर्ष बाद किए गए संशोधनों के बावजूद अधिकांश शहर और कस्बे नियमों के प्रावधानों को लागू करने के लिए तैयार नहीं हैं। अतः नियमों को सख्ती से लागू करने के प्रावधानों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पैरा प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकारें भी इस मुहिम में योगदान दे रही हैं। प्लास्टिक का प्रयोग हम रोज़मर्रा के कामों में करते आए हैं। प्लास्टिक के अंधाधुंध प्रयोगों से आज पर्यावरण खतरे में है। संपूर्ण विश्व में प्रत्येक वर्ष लाखों टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है। इसमें केवल 9% ही रिसाइकल होता है। 12% जला दिया जाता है, जो हमारी हवा को जहरीला बनाता है, जबकि 92% प्लास्टिक कचरा इधर उधर बिखरकर हमारे पर्यावरण को दूषित करता है। इसका बुरा प्रभाव समुद्री जीव जंतुओं पर पड़ रहा है। पैरा यदि इस प्लास्टिक का सही ढंग से निपटारा नहीं किया गया तो वर्ष 2050 तक हमारे आसपास अरबों टन प्लास्टिक कचरा जमा हो जाएगा। अतः हमें अपनी भौतिक प्रवृत्ति में बदलाव के साथ बुनियादी कदम उठाने की आवश्यकता है। तभी समुद्री जीवों के साथ साथ विश्व के प्रत्येक जीव जंतु के साथ हमारा सह अस्तित्व बना रह सकता है। पैरा कश्मीर के विषय में किसी अज्ञात शायर ने कहा है कि अगर फिरदौस बररू ए जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो, अर्थात इस धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वह कश्मीर में है। लेकिन कालांतर में धरती का स्वर्ग कहे जाने वाला कश्मीर अनेक कारणों से एक विवादित क्षेत्र बन गया। अनुच्छेद 370 इन्हीं विवादों में से एक प्रमुख विवाद रहा है। वर्तमान सरकार ने अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को समाप्त कर कश्मीर में शांति स्थापित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाया है। पैरा आज़ाद भारत की राजनीति में यह सबसे साहसिक और दृढ़ इच्छाशक्ति से भरा हुआ निर्णय था, क्योंकि वर्ष 1947 में अगस्त के महीने में ही भारत को आज़ादी मिली तथा अगस्त 2019 में ही संसद में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को पारित किया गया, जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को निरसित कर दिया गया। पैरा जम्मू कश्मीर में 3 मुख्य भौगोलिक क्षेत्र आते हैं: जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू क्षेत्र हिंदू बहुल, कश्मीर मुस्लिम बहुल तथा लद्दाख बौद्ध बहुल क्षेत्र है। इन तीनों में सर्वाधिक समस्याग्रस्त क्षेत्र कश्मीर है, लेकिन इसका प्रतिकूल प्रभाव पूरे जम्मू कश्मीर पर पड़ता है। इसी संदर्भ में अनुच्छेद 370 की समाप्ति को ऐतिहासिक कदम माना गया है। लेकिन प्रश्न यह
उठता है कि क्या कारण था कि अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों से विशेष स्थिति प्रदान की गई थी। पैरा जब ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया तो उसके साथ ही जम्मू कश्मीर सहित सभी रियासतों पर से ब्रिटिश संप्रभुता समाप्त हो गई। अब इन देशी रियासतों को यह अधिकार था कि वे चाहें तो भारत या पाकिस्तान के डोमिनियन में विलय कर लें या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। जम्मू कश्मीर के शासक हरि सिंह ने स्वतंत्र रहने का फैसला किया, किंतु 20 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान समर्थित आज़ाद कश्मीर सेना ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया था। पैरा फलतः महाराजा हरि सिंह ने इस संकट से निपटने हेतु भारत के पक्ष में विलय को स्वीकार किया। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया, जिसके अनुसार जम्मू कश्मीर ने 3 विषयों प्रतिरक्षा, विदेशी मामले तथा संचार पर भारतीय संघ की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली, जबकि शेष मामलों में अपनी स्वायत्तता बनाए रखी। पैरा इस विलय पत्र के हस्ताक्षर के बाद तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता अपनी स्वयं की संविधान सभा द्वारा अपना संविधान बनाएगी तथा निर्धारित करेगी कि जम्मू कश्मीर पर भारतीय संघ का अधिकार कितना तथा कैसा हो। इस दौरान भारत का संविधान जम्मू कश्मीर के संबंध में सिर्फ अंतरिम व्यवस्था करेगा। इसी अंतरिम व्यवस्था को कानूनी रूप देने के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 शामिल किया गया, जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर के विशेषाधिकार दिया गया। पैरा संविधान विशेषज्ञों के अनुसार अनुच्छेद 370 को समाप्त करने को लेकर संविधान में 2 बातें कही गई हैं। प्रथम यह कि अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर विधानसभा की सहमति से राष्ट्रपति इसे हटा सकता है, जबकि दूसरा प्रावधान यह है कि संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद 2/3 बहुमत से इसको समाप्त कर सकती है। क्योंकि अनुच्छेद 368 संसद को संविधान के किसी भी अनुच्छेद में संशोधन करने या उसको हटाने का अधिकार देती है। पैरा ध्यातव्य है कि पूर्व में इसे समाप्त करने के संबंध में यह प्रावधान था कि राष्ट्रपति एक आदेश के द्वारा और जम्मू कश्मीर संविधान सभा की सहमति से इसे समाप्त कर सकता है, किंतु इस संदर्भ में वस्तु स्थिति यह थी कि जम्मू कश्मीर संविधान सभा 26 जनवरी 1957 को ही भंग की जा चुकी थी और वर्तमान में राज्य में राज्यपाल शासन था। अतएव राष्ट्रपति ने इस संदर्भ में अनुच्छेद 370 के खंड के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए राज्य के राज्यपाल की सहमति से अपने आदेश के माध्यम से इसे समाप्त कर दिया था। पैरा भारत के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह द्वारा प्रस्तुत जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक को राज्यसभा में 5 अगस्त 2019 को तथा लोकसभा में 6 अगस्त 2019 को पारित किया गया।
तथा 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिया, जिसके बाद इसने अधिनियम का रूप धारण कर लिया। यह अधिनियम 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। इस अधिनियम के लागू होने के बाद अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को प्राप्त विशेषाधिकार समाप्त हो गया। इस संदर्भ में जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 की महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित हैं, जिनके अनुसार जम्मू कश्मीर की स्थिति में परिवर्तन हुआ है। इस अधिनियम के अनुसार जम्मू कश्मीर को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 239A के अंतर्गत पुदुचेरी के समान विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया, जहां का प्रशासन उपराज्यपाल चलाएगा। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। जम्मू कश्मीर की राज्यसभा में 4 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें और विधानसभा में कुल 114 सीटें होंगी। विधानसभा में राज्यपाल 2 महिला सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को लोकसभा एवं विधानसभा सीटों के निर्वाचन में आरक्षण प्रदान किया जाएगा, जबकि पहले अनुसूचित जनजाति को आरक्षण नहीं होगा। इस अधिनियम के अनुसार मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 10% होगी। इस अधिनियम के अनुसार लद्दाख को विधानसभा के बिना संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। यहाँ से लोकसभा के लिए 1 सदस्य का निर्वाचन होगा। इस अधिनियम के अंतर्गत जम्मू कश्मीर की दोहरी नागरिकता, अलग संविधान और अलग ध्वज का प्रावधान समाप्त कर दिया गया। तिरंगे और राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अब अपराध माना जाएगा। अब देश का कोई भी नागरिक यहाँ संपत्ति खरीद सकता है, व्यापार कर सकता है, साथ ही नौकरी भी पा सकता है। अब राज्य की पुलिस केंद्र के अधिकार में आ गई है, अर्थात संघ राज्य क्षेत्र होने के कारण कानून एवं व्यवस्था पर केंद्र का नियंत्रण होगा। इस नवीन कानून के लागू होने से किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी करने पर जम्मू कश्मीर की महिला के अधिकारों व नागरिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ पाकिस्तान के नागरिकों को मिला विशेषाधिकार समाप्त हो गया। अब जम्मू कश्मीर में भी अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ भी अब शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार व अन्य संसदीय कानून तथा संवैधानिक संशोधन लागू होंगे तथा भारतीय दंड संहिता भी लागू होगी। इस अधिनियम के अनुसार अब भारत का कोई भी नागरिक जम्मू और कश्मीर का मतदाता और चुनाव में उम्मीदवार बन सकता है। साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर भी मान्य होगा। जम्मू कश्मीर के विशेषाधिकार को समाप्त कर भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल करना भारत सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति व साहसिक तथा ऐतिहासिक निर्णय है। इस दौरान भले ही कुछ अशांति कायम रही, किंतु यह प्रयास मानवता के दृष्टिकोण से प्रेरित होने के कारण इसकी स्वीकार्यता बढ़ी है।
ऐसे में कश्मीर की आवाम का प्यार व विश्वास हासिल करने के लिए भारत सरकार को वहाँ विकासपरक नीतियों को बढ़ावा देना होगा, लोगों को सुरक्षा प्रदान करनी होगी, शीघ्र ही विधानसभा चुनाव करवाकर लोकतंत्र बहाल करना होगा। इस कार्य में भारत सरकार के अतिरिक्त भारतीय राजनेताओं की भी अहम भूमिका होगी। पैरा इसके लिए वोट बैंक व सत्ता की राजनीति की जगह राष्ट्र की सुरक्षा व विकास की राजनीति को बढ़ावा देना होगा। फिर पूंजीपतियों को कश्मीर में निवेश करना चाहिए, जिससे वहाँ विकास को गति मिले। सबसे बढ़कर हम सभी भारतीयों का भी यह दायित्व है कि इस निर्णय का स्वागत करें तथा यह सोच विकसित करें कि कश्मीर हमारा है, लेकिन उससे पहले कश्मीरी हमारे हैं। तभी जाकर विश्वास का माहौल कायम होगा, भाईचारा बढ़ेगा, शांति कायम होगी तथा भारतीय संघ मजबूत होगा। पैरा मानव जीवन में स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन होता है। मनुष्य यदि स्वस्थ नहीं रहता है तो वह न तो परिवार व समाज रचनात्मक भूमि निभा सकता है और न ही राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकता है। उसका जीवन निराशामय और कुंठित हो जाता है। इसलिए मानव जीवन में उत्तम स्वास्थ्य को सबसे अनमोल रत्न माना जाता है। इसी संदर्भ में वर्ष 2019 में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर फिट इंडिया अभियान की शुरुआत की गई। इसी माध्यम से लोगों को खेल और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है, जिससे स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत व सशक्त भारत का निर्माण हो सके। पैरा फिट इंडिया एक मजबूत और प्रगतिशील भारत की ज़रूरत है। यह भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी अभियान है, जिसके माध्यम से लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। भारत सरकार इस अभियान को स्वच्छ भारत अभियान की तर्ज पर आगे बढ़ाना चाहती है, अर्थात इस अभियान को भी जन आंदोलन का रूप देकर सफल बनाना चाहती है। यह अभियान लगभग 4 वर्ष तक चलेगा। इसके अंतर्गत हर वर्ष फिटनेस को लेकर अलग अलग विषयों पर अभियान चलाया जाएगा। पहले वर्ष शारीरिक फिटनेस, दूसरे वर्ष खाने की आदतें, तीसरे वर्ष पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली और चौथे वर्ष रोगों से दूर रहने के तरीकों के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। पैरा विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में भारत के संदर्भ में जो आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है वह काफ़ी प्रतिकूल है। कहने का तात्पर्य है कि भारत में आज फिटनेस को लेकर गंभीरता नहीं है, जो कि देश के विकास के लिए काफ़ी घातक हो सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के नेशनल हेल्थ प्रोफाइल दस्तावेज के अनुसार वर्ष 1990 से 2016 के बीच देश में गैर संक्रामक बीमारियां बढ़ने की दर 30 से 55% हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में कुपोषण को लेकर आंकड़े अब भी काफ़ी गंभीर हैं। इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन के अनुसार भारत में इस्केमिक हार्ट डिजीज़, टीबी, नियोनेटल डिसऑर्डर, अस्थमा, डायबिटीज़ और क्रोनिक किडनी डिजीज़ की वजह से सबसे ज़्यादा मृत्यु
होती है। विश्व के सबसे स्वस्थ देशों की सूची में भारत का प्रदर्शन काफ़ी निराशाजनक है। नवीन रिपोर्ट के अनुसार स्वस्थ देशों की सूची में स्पेन जहां पहले नंबर पर है, वहीं भारत का स्थान 120वां है। यह आंकड़ा भारत की प्रतिकूल स्वास्थ्य रिपोर्ट को रेखांकित करता है। यह तथ्य बताते हैं कि भारत के लोग आज अपने फिटनेस को लेकर कितना ज़्यादा लापरवाह हैं। फिटनेस पर ध्यान न देने से स्वास्थ्य तो बिगड़ता ही है, साथ में आर्थिक हानि भी होती है। वस्तुतः भारत में सभी प्रकार की बीमारी का मूल कारण अनियमित जीवन शैली है। लोग अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते हैं, व्यायाम करने की जगह आराम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिस कारण भारत में स्वास्थ्य संकट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से लोगों में अपनी सेहत के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है। वैश्विक स्तर पर भी आज स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है। चीन में स्वस्थ चाइना मिशन 2030 चलाया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया वर्ष 2030 तक अपने देश के 15% नागरिकों को आलस्य भगाने व शारीरिक गतिविधि बढ़ाने के लिए मिशन चला रहा है। जर्मनी फिट इंस्टेड ऑफ फैट अभियान चला रहा है। अमेरिका वर्ष 2021 तक अपने शहरों को फ्री फिटनेस अभियान से जोड़ने के लिए मुहिम चला रहा है। पैरा इस राष्ट्रव्यापी अभियान का उद्देश्य प्रत्येक भारतीय को दैनिक जीवन में स्वस्थ रहने के साधारण और आसान तरीके शामिल करने के लिए प्रेरित करता है। इसके माध्यम से सभी को शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रखने की कोशिश की जाएगी। भारत सरकार इस अभियान को स्वच्छता अभियान की तर्ज पर आगे बढ़ाना चाहती है। यह अभियान एक राष्ट्रीय लक्ष्य के अंतर्गत क्रियान्वित किया जाना है, जिसे सफल बनाने के लिए जन भागीदारी अनिवार्य है। इस अभियान का उद्देश्य बच्चों और युवाओं को शारीरिक गतिविधियों और खेल के प्रति प्रोत्साहन देना है। पैरा इस अभियान में खेल मंत्रालय के साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय, पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय मिलकर काम करेंगे और देश में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाएंगे। इस अभियान के महत्व से अवगत कराने के लिए हर माध्यम से इसका प्रचार प्रसार होगा। इस दौरान फिटनेस संबंधित किताब और अन्य सामग्री का भी वितरण किया जाएगा। साथ ही मोबाइल ऐप, वेब पोर्टल और सोशल मीडिया से भी प्रचार प्रसार किया जाएगा। फिट इंडिया अभियान में राजनीति, खेल, उद्योग, सिनेमा समेत सभी क्षेत्रों से जुड़े लोगों को जोड़ा जा रहा है। ये लोग आम लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए प्रेरित करेंगे। साथ ही इससे अलग अलग स्वयंसेवकों की टीम गठित की जाएगी। इसके माध्यम से लोगों को इस अभियान से जोड़ा जाएगा। इस अभियान के माध्यम से स्कूल, कॉलेजों में शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अंतर्गत देश के कॉलेज और विश्वविद्यालय को 15 दिन का फिटनेस प्लान तैयार करना होगा। इस प्लान को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना होगा तथा इसके माध्यम से छात्रों को इस अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। फिट इंडिया अभियान का हर गांव और
पंचायत स्तर से शुरू होकर खंड, जिला और राज्य स्तर पर क्रियान्वयन होगा। फिट इंडिया मूवमेंट पर सरकार को सलाह देने के लिए एक समिति का भी गठन किया गया, जिसमें भारतीय ओलंपिक संघ, राष्ट्रीय खेल संघ, सरकारी अधिकारी, निजी निकाय और प्रसिद्ध फिटनेस हस्तियां आदि शामिल थीं। 28 सदस्यीय इस खेल समिति के अध्यक्ष किरण रिजिजू थे। फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत केंद्र सरकार ने पूरे देश में 12,500 आयुष सेंटर बनाने का लक्ष्य रखा है। आयुष और योग फिट इंडिया मूवमेंट के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत परंपरागत खान पान पर फिर से ध्यान दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को भी फिट इंडिया मूवमेंट का एक हिस्सा मानना चाहिए। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने स्वस्थ भारत की शुरुआत की और इस अभियान के अंतर्गत देश भर में उपभोक्ताओं को सुरक्षित व पौष्टिक भोजन, स्वस्थ रहने तथा खाद्य पदार्थों में मिलावट के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु पूरे देश में साइकिल रैली का आयोजन किया था। स्टॉप।